हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। जुडिशरी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था हमारा, जिसमें मैंने आपको एमसीक्यूज सीरीज़ वाला एमसीक्यूज के साथ जुडिशरी वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया। लेकिन जुडिशरी में कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनके अलग से इंपॉर्टेंस भी है और अलग से उसको एग्जाम में पूछा भी जाता है, जैसे कि जुडिकल एक्टिविज्म, जुडिकल रिव्यू, ठीक है, PIL, इस तरह की चीज़ें ये अलग से पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो इसीलिए इन पर एक शॉर्ट वीडियो 5 से 7 मिनट की, जिससे आपको जुडिकल रिव्यू या जुडिकल एक्टिविज्म किसे कहते हैं अलग से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इस वाले लेक्चर में मैं आपको जुडिकल रिव्यू समझाऊंगी कि जुडिकल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा का क्या प्रावधान है या किसे कहा जाता है। पहला आता है टर्म हमारा जुडिकल रिव्यू। जुडिकल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा, या कहीं कहीं आपको न्यायिक पुनर्वलोकन भी दिखने को मिलेगा, तो वो जुडिकल रिव्यू ही है। ठीक है, कभी कभी न्यायिक समीक्षा ना लिख के न्यायिक पुनर्वलोकन भी मिलता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, आपको एग्जाम में न्यायिक समीक्षा मिले या न्यायिक पुनर्विलोकन मिले, दोनों की इंग्लिश आपको जुडिकल रिव्यू ही मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कभी एग्जाम इंग्लिश में आप ना ध्यान दें तो हिंदी में ये दो टर्म्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। अगर आपको खाली पुनर्विलोकन पूछा जाता है, पुनर्विलोकन का क्षेत्र अधिकार, तो पुनर्विलोकन का मतलब होता है आर्टिकल 137 के तहत, आर्टिकल 137 के तहत न्यायालय को अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को परावर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, जिसे पुनर्विलोकन बोलते हैं। लेकिन अगर न्यायिक पुनर्विलोकन आता है, दोनों वर्ड एक साथ मिलकर लिखे जाते हैं, तो इसका अर्थ होता है जब संसद कोई विधि ऐसी पारित कर देती है जो संविधान के विरुद्ध हो या संविधान के किसी भाग का उल्लंघन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी कि संविधान ने न्यायालय के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि कोई भी विधि ऐसी है जो संविधान का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय उसकी समीक्षा करेगा और उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। पहला पॉइंट तो ये आपको न्यायिक समीक्षा समझ में आई, यानी कि किसी भी विधि की जांच करना, उसकी समीक्षा करना और वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है इसकी जांच करना क्या कहलाता है, न्यायिक समीक्षा। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, संविधान में जुडिकल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट के द्वारा कहा है कि विभिन्न आर्टिकल में इसका भाव आता है कि संविधान सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। ठीक है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। जैसे विभिन्न आर्टिकल में विभिन्न शक्तियां दी गई हैं जो मैंने आपको पढ़ाई थी न्यायालय की, उसमें न्यायिक समीक्षा है, लेकिन इसके लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं है। ठीक है, जो विभिन्न आर्टिकल दिए गए हैं उनमें ऐसा भाव आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आर्टिकल 13, ठीक है, आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये असंवैधानिक घोषित करने का मतलब क्या है कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ऐसी अध्यादेश, अगर अध्यादेश लागू किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, अगर वो जिन आधारों पर संविधान में दिए गए हैं नहीं किया गया है, तो उसकी जुडिकल रिव्यू किया जा सकता है ये संविधान में। लेकिन संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। विभिन्न आर्टिकल के द्वारा या विभिन्न जो जिम्मेदारियां डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसके से न्यायिक समीक्षा का भाव निकल कर आता है। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि न्यायिक समीक्षा जुडिकल रिव्यू किसे बोलते हैं। ठीक है, संविधान का किसी भी विधि की संवैधानिकता की जांच करना न्यायालय द्वारा क्या कहलाता है, न्यायिक समीक्षा। ठीक, न्यायिक समीक्षा, इसका वर्णन संविधान में विभिन्न तौर पर नहीं किया गया है, ये इसका यूज़ किया गया हो, इस वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, विभिन्न आर्टिकल में इसका भाव निकल कर आता है। ठीक है, अब कौन कौन से आर्टिकल हैं जो जुडिकल रिव्यू को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जुडिकल रिव्यू का प्रावधान करते हैं संविधान में। ठीक है, पहले तो आपको ये समझना है कि जो हमने जुडिकल रिव्यू लिया है, ठीक है, वो कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम इसको अपनाया गया था, उसके बाद इसे भारत के संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, ये सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, पीछे पूछा गया है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक समीक्षा आपको समझ में आ गई। किसी भी विधि की संवैधानिकता की जांच जब न्यायालय द्वारा की जाती है उसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास
अमेरिका में हुआ। इसका प्रतिपादन पहले मारबारी और मेडिसन, ये ध्यान रखना है। जब अमेरिका में इसकी उत्पत्ति किस केस से हुई, मारबारी और मेडिसन। 1803 के जटिल मुद्दे पर हुआ और जॉन मार्शल, ठीक है, मारबारी और मेडिसन केस के द्वारा अमेरिका में जॉन मार्शल ने इसकी उत्पत्ति की, ठीक है, जो कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। भारत में दूसरी ओर संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, ठीक है। संविधान में दी गई है न्यायिक समीक्षा की शक्ति, लेकिन सीधे तौर पर नहीं दी गई। किसी आर्टिकल में सीधे न्यायिक समीक्षा का उल्लेख नहीं है, विभिन्न आर्टिकलों में इसका भाव निहित है, ठीक है। ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। कभी आपको ऑप्शन में ये आ जाए कि न्यायिक समीक्षा का प्रावधान संविधान में लिखित तौर पर दिया गया, तो संविधान में विभिन्न आर्टिकल्स में भाव निकल कर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट के द्वारा ये कहा है कि ये न्यायिक समीक्षा का, ठीक है। फिर इसके बाद न्यायिक समीक्षा को संविधान के मूल ढांचा घोषित किया गया है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि संसद ना तो इसमें कटौती कर सकती है, ठीक है। जो मूल ढांचा है उसमें ना तो कटौती की जा सकती है और ना ही उसमें फेरबदल किया जा सकता है। तो भारत में, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे, भारत में दूसरी ओर संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है और उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की शक्ति संविधान के मूलभूत विशेषता है, यानी कि मूल ढांचे से, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट करती है, ठीक है। इसमें संविधान के मूलभूत ढांचे का एक तत्व है, ठीक है, मूलभूत ढांचे का एक तत्व है, क्योंकि संविधान की व्याख्याकर्ता किसको बनाया गया है संविधान में, न्यायालय को, ठीक है। और व्याख्याकर्ता का मतलब क्या है कि कोई भी विधि संविधान का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, इसीलिए न्यायिक समीक्षा उसके मूल ढांचे का एक तत्व है, मूलभूत विशेषता है। इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के संशोधन के द्वारा ना तो इसमें कटौती की जाती है, जो मूलभूत होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, ना तो उनमें कटौती की जाती है और ना ही इसे हटाया जा सकता है, ठीक है। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, किसमें निकल कर आया था, केशवानंद भारती मामले में आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनमें ना तो कटौती की जा सकती है, ना ही संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। यह आपको न्यायिक समीक्षा का अर्थ समझ में आया। विधि की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जो समीक्षा की जाती है उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ये पुनर्वलोकन से अलग है। पुनर्वलोकन का मतलब होता है अपने पूर्व निर्णयों को पलटना, ठीक है, और न्यायिक समीक्षा का अर्थ मैंने आपको बता दिया। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों, कार्यपालिका आदेशों, ठीक है, विधायी अधिनियमों यानी कोई भी कानून है, लॉ है, अधिनियम है, आदेश है कि संवैधानिकता की जांच न्यायपालिका की एक शक्ति है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है, ठीक है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है न्यायिक समीक्षा की शक्ति, और इसके साथ ये केंद्र में भी की जा सकती है और राज्य में भी की जा सकती है, में लागू होती है। परीक्षण उपरांत यदि पाया जाता है कि उसमें संविधान का उल्लंघन होता है, जिस विधि में संविधान का उल्लंघन होता है उसे सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है, अवैध या असंवैधानिक या अमान्य घोषित कर सकता है, और ये सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती, ठीक है। सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन बनाया गया है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन, जो विधि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है, वो अमान्य होगी, असंवैधानिक होगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि न्यायिक समीक्षा किन किन भावों में निहित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इसीलिए कुछ जस्टिस हैं यानी न्यायमूर्ति हैं जिन्होंने इसको परिभाषित किया है, उसको यहाँ पर मैंने नोट किया है। संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, यानी न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित 3 कोटियों में वर्गीकृत की जा सकती है। यानी न्यायिक समीक्षा किस किस की जा सकती है। संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, संसद और विधायिका द्वारा पारित कानूनों की न्यायिक समीक्षा, ठीक है, अधीनस्थ कानूनों की न्यायिक समीक्षा, संघ और राज्य एवं राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा, ठीक है, संघ और राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली न्यायिक समीक्षा। तो किन किन 3 चीज़ों की न्यायिक समीक्षा होती है। अगर संविधान में कोई संशोधन किया है उसकी न्यायिक समीक्षा, संसद और विधायिका द्वारा पारित
कानूनों की न्यायिक समीक्षा, ठीक है। जो कानून पारित होंगे वो तो मैंने आपको बता दिया। विधि की संवैधानिकता की जांच। इसके बाद संघ और राज्य के अधीन प्राधिकारियों, ठीक है, राज्य के अधीन प्राधिकारियों प्रशासनिक कार्यवाही की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कानून के साथ साथ प्रशासनिक कार्यवाही की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया गया है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यायिक समीक्षा का उपयोग किन किन मामलों में किया गया है। सर्वप्रथम किसमें किया? गोलकनाथ मामला 1967, फिर बैंक राष्ट्रीयकरण मामला 1970। इसके बाद नेक्स्ट है प्रीवियर्स उन्मूलन मामला, केशवानंद भारती मामला, फिर इसके बाद मिनर्वा मिल्स मामला, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को मूलभूत ढांचे का तत्व या विशेषता माना है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा 3 आधारों पर की जा सकती है और इन मामलों में यूज किया गया है। इसके बाद हाल ही में न्यायिक समीक्षा की गई थी 2015 में। सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम 2014 को दोनों को असंवैधानिक करार दिया था, ठीक है। इनकी ये हालिया न्यायिक समीक्षा के उदाहरण है, ठीक है, जो संविधान ने इनको असंवैधानिक घोषित किया था। इसके बाद न्यायिक समीक्षा का महत्व। न्यायिक समीक्षा का महत्व भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार एग्जाम में सीधे सीधे ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं, न्यायिक समीक्षा किन कारणों से जरूरी है, MCQs। इसमें बताइए कौन कौन से कारण हैं जो उसके महत्व को, सिग्निफिकेंस को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा क्यों जरूरी है? संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, संघीय संतुलन, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप अब एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है कि जो न्यायिक समीक्षा है उसका महत्व क्या है, ठीक है। आपसे एग्जाम में सीधा ऐसे ही पूछ लेंगे कि न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित कारणों से जरूरी है, निम्नलिखित में से कौन सा से सही है, नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है। संघीय संतुलन, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसके लिए न्यायिक समीक्षा इंपॉर्टेंट है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा नहीं होगी तो कोई भी विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। इसीलिए इन तीनों में न्यायिक समीक्षा का महत्व है, ठीक है, ताकि राज्यों का भी हित सुरक्षित रखा जा सके और नागरिकों के भी हितों को सुरक्षित रखा जा सके। अनेक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में न्यायिक समीक्षा की और शक्ति के महत्व पर बल दिया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि न्यायिक समीक्षा वर्ड का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया है। विभिन्न आर्टिकल में न्यायिक समीक्षा का भाव आता है। अब कौन कौन से आर्टिकल है जो न्यायिक समीक्षा को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल है? पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 घोषित करता है कि कोई भी ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, उनका अपकर्षण करते हों तो वो निरस्त माने जाएंगे। निरस्त माने जाएंगे किसके द्वारा माने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट उनको निरस्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ये भी न्यायिक समीक्षा को सपोर्ट करता है। न्यायालय की सर्वोच्च शक्ति देता है कि वह इसके निर्देश अथवा आदेश या न्यायाधीश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 131 में मैंने आपको प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार पढ़ाए थे। अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्य संबंधित जो भी मामला होगा सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 132 मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें संवैधानिक अपील का प्रावधान है, ये भी सपोर्ट करता है न्यायिक समीक्षा को। ऐसी आर्टिकल 133 जिसमें सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, ये भी सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने, एक बार पढ़ने की न्यायिक समीक्षा का यूज, वर्ड का यूज़ तो नहीं किया गया, लेकिन जिन जिन आधारों पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या किन आर्टिकल के तहत न्यायिक समीक्षा की जा सकती है तो वो आपको पता होने चाहिए। फिर आर्टिकल 134 आपराधिक मामलों में न्यायालय को शक्ति देता है, किसका? अपीलीय क्षेत्र अधिकार देता है। फिर 134, ठीक है, उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में अपील, विशिष्ट अपील मैंने आपको बताया था, ठीक है, के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है।
आर्टिकल 135 सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के पूर्व कानून यानी संघीय न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल 135 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो संघीय न्यायालय की शक्ति पूर्व का यूज़ कर सकता है जो संविधान लागू होने से पहले उसको प्राप्त थी। फिर इसके बाद आर्टिकल 136 सर्वोच्च न्यायालय को किसी अन्य मामले में यानी विशेष अपील यानी कोई मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट विशेष अपील चाहता है तो उसका प्रावधान किसमें किया गया? आर्टिकल 136 में। फिर उसके बाद आर्टिकल 43 राष्ट्रपति का परामर्श सलाहकारी शक्ति। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, ये भी किसको? न्यायिक समीक्षा को सपोर्ट करता है। ये तो हमें पता है न्यायालय से सीधे सीधे संबंधित है, लेकिन कभी कभार आर्टिकल 143 लिखा हुआ आ जाए कि आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा के संबंध में शक्ति प्रदान करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि करता है आर्टिकल 143। फिर अनुच्छेद 226 जिसके तहत उच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने का अधिकार है। उसी तरह आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने का प्रावधान करता है। फिर आर्टिकल 227 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायाधिकरण के सैन्य अदालतों को छोड़कर अधीनस्थ की शक्ति प्रदान करता है, अधिरक्षण की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, यानी आर्टिकल 227, 226, 245 जिसमें संसद और राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा, ठीक है, कौन से संसद के क्षेत्र अधिकार में आते हैं और कौन से राज्य विधायिका के क्षेत्र अधिकार में आते हैं, तय करने की शक्ति प्रदान करता है। फिर अनुच्छेद 226 राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है, अर्थात 3 जो सूचियों का वर्णन किया गया है वो इसमें किया गया है। ठीक है, 246 में। फिर अनुच्छेद 251 और 254 केंद्रीय और राज्य सूची के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में यह प्रावधान करता है कि केंद्रीय सूची राज्य सूची के कानून के ऊपर रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो शक्ति का पृथक्करण किया गया है उसमें जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन आर्टिकल 251 कहता है, आर्टिकल 251 और 254 के अनुसार एक विषय जो समवर्ती सूची का है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, गतिरोध की स्थिति में केंद्र के कानून मान्य होंगे। ठीक है, ज़्यादा प्रभावी होंगे, तो ये भी न्यायिक समीक्षा को सपोर्ट करता है। फिर अनुच्छेद 372 संविधान के पूर्व कानूनों की निरंतरता से संबंधित है और ये भी न्यायिक समीक्षा को सपोर्ट करता है। इसके साथ आपका न्यायिक समीक्षा वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। न्यायिक समीक्षा एक बार आप इसको देख लेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं सपोर्ट करते हैं। महत्व इम्पॉर्टेंट है कि न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है। ये संविधान के सर्वोच्चता का सिद्धांत है उसे बनाए रखता है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको अर्थ बता ही दिया कि इसका अर्थ क्या होता है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है, किसी भी विधि की वैधानिकता की जांच न्यायिक समीक्षा द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसके साथ मैंने आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये मूलभूत ढांचे का विषय है, मूलभूत तत्व का विषय है, उसकी विशेषता है। ठीक, इसके साथ आपका न्यायिक समीक्षा वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। न्यायिक समीक्षा के बारे में इतना ही था। ठीक है, न्यायिक समीक्षा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग आपकी प्रीवियस ईयर चेक करेंगे, अलग से अर्थ भी पूछा गया है। ठीक है, और कई बार ऐसा आ जाता है जब करंट की न्यूज़ चलती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा किसी केस में की गई है तो वो भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ आपका ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। थैंक यू।